नमस्कार। विदुष बैटन फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम पुरुष रचनाकारों की स्त्री सरोकार संबंधी रचनाओं का पाठ और विमर्श करते जा रहे हैं इतने दिन से। इसका नाम हमने दिया है बसंत की आहट। बसंत की आहट की 11वीं कड़ी में ये बताते हुए आपको बहुत अपार हर्ष और गौरव का हमें अनुभव हो रहा है कि हमारे साथ हैं आज वरिष्ठ कवि, आलोचक, अनुवादक विजय कुमार जी। विजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार आपका कि आपने अपने बहुत व्यस्त दिनचर्या से समय निकाला और इतने वैचारिक निबंध इनके हैं, एक तरीके से एक दिशा जिसे कहना चाहिए कि समय के युवाओं को तो लाइट हाउस इनकी रचनाओं से मिलता है, तो एक तरीके से हम इन्हें अपने समय का एक विचारक कह सकते हैं। अंधेरे समय में विचार इनकी ऐसी कृति है कि जैसे मुझे लगता है कि जितने भी लोग मुझे मिले हैं वो सबने तो कम से कम पढ़ी हुई ही होती है और बहुत दिशाएं लोग उससे ग्रहण करते हैं। बहुत तमाम तरह के प्रतिष्ठित सम्मान इनके खाते में हैं और बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो मैंने सोचा कि रचनाओं की सूची तो मैं पोस्ट वगैरह के माध्यम से बता दूं उन्हें भी, जो इनसे परिचित नहीं भी हैं, जो गैर हिंदी समाज के लोग हैं। अन्यथा इनसे सारे ही लोग परिचित ही होते हैं। और मैंने सोचा कि सूची के अलावा अगर मुझे इनके परिचय में कुछ कहना है तो मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं इन्हीं के शब्द उधार लेके कुछ कहूं। तो अगर विजय कुमार जी अनुमति देंगे तो तब तक हमारे श्रोता भी ज्यादा जुड़ जाएंगे हमारे साथ। तो आप मुझे अनुमति दोगे तो मैं आप ही की कविता का पाठ कर लेती हूँ तब तक, अग्रज कवि। जी जी। तो मैं अग्रज कवि पढ़ती हूँ। रचनाओं की सूची से बेहतर है कि शब्द पढ़ लिए जाएं। जी। अग्रज कवि, वे अगले 50 बरस तक मेरे सपनों में आते रहे। वे मरे नहीं थे जैसा कि लोग समझते थे। अलबत्ता वे अब भी अपनी कविताएं लिख रहे थे। यह सब मैंने सपने में देखा। फिर मैं नींद से जागा और कुछ समझ नहीं पाया। अब क्या बताऊं वो क्या लिखते रहे थे, क्या छूट गया पीछे। एक बुजुर्ग कवि का ऋण जैसे कि सारी कायनात का ऋण। तो शायद मुझे ही अब उन अधूरी कविताओं को पूरा करना होगा। मुझे चुरा लेनी होंगी अंग्रेज कवि की भेद भरी पंक्तियां, जैसे कि आप उठा लेते हैं पंक्तियां चांद से, आकाश से या दरख्तों से, और वे कुछ नहीं कहते। शायद मुझे ही ढूंढनी होंगी तमाम शोरगुल के बीच उनकी खामोशियां, और तमाम चुप्पियों के बीच उनकी कोई अनसुनी चीख। वे तो चले उन रास्तों पर जहां संदेह थे, केवल संदेह और सवाल, और आश्वासन कोई नहीं। और वे जानते थे कि सच कहने से ज्यादा जरूरी है सच कहने की जरूरत का एहसास। मैं नींद से हड़बड़ा कर जागूंगा इस तरह 30 बरस बाद। रात 2 बजे मैं एक गहरी निद्रा से जागूंगा। मैं चारपाई, बिस्तर, कोठरी, कुर्सियों, बर्तन, भांडों, बाड़ों, बरामदों, मान अपमान, सुख दुख, स्वार्थ, तारीखों और मंसूबों और व्याकरण से बाहर निकलूंगा। रात 2 बजे गहन अंधकार में मैं अपने अग्रज कवि के रास्तों पर टटोलते हुए कुछ कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन फिर घबरा कर जल्दी से अपने अहाते में लौट जाऊंगा, भारी भारी सांसों के साथ। इस तरह याद करता हूं मैं आधी सदी पहले गुजरे एक दिवंगत कवि को, उनकी कुछ अधूरी रह गई कविताओं को। तो इन्होंने बहुत सारी अधूरी लिखी गई कविताओं को पूरा किया है। इस बीच बहुत सारे अधूरे सवालों को कुछ नया जोड़ने की उनमें कोशिशें की हैं और बहुत लंबी इनकी रचना यात्रा है। तो बहुत ही सम्मान के साथ मैं विजय कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ अपने उनके कविता पाठ के लिए। और अब मैं श्रोता और कवि काव्य पाठ करने वाले हमारे वरिष्ठ कवि के बीच में नहीं हूँ, सिर्फ उनके मध्यस्थ की भूमिका निभाऊंगी, कमेंट्स वगैरह और उनकी जो वो होंगी गुजारिशें, और आप और श्रोतागण मुखातिब है एक दूसरे से। जी विजय कुमार जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद रश्मि जी। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे अपनी कविताएं पढ़ने का अवसर दिया है।
और वो भी आपने एक विशेष थीम मेरे सामने रखी है, स्त्री विषयक कविताएं। मुझे ये धारणा ही बहुत दिलचस्प लगती है कि पुरुष द्वारा लिखी गई स्त्री विषयक कविताओं पर ध्यान दिया जाए। स्त्रियों द्वारा स्त्रियों पर लिखी गई कविताएं तो बहुत देखने में आती हैं, लेकिन एक इस तरह की भी चर्चा, एक विमर्श बने कि पुरुष ने स्त्री को कैसे अपने कविताओं में रचा है। मुझे ये लगता है कि स्त्री और पुरुष की जो धारणा है कविता में, कला में, वो वर्चस्व और अधीनस्थता के जो पैमाने बने हुए हैं, जो अवधारणाएं बनी हुई हैं, उनको तोड़ने की एक कोशिश है कलाओं में, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कविता हो, उपन्यास हो। और मुझे ये लगता है कि जब एक पुरुष स्त्री के संसार की तरफ आता है तो बहुत सारे उसके स्मृति है, उसका राग है, उसकी दुस्वप्न है, उसके भीतर की इच्छाओं का संसार, और साथ ही जो उसे संस्कार मिले हैं, जो उसे पैतृक विरासत में संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों से लड़ते हुए ही वो एक स्त्री के वजूद और उसकी अंदरूनी दुनिया की ओर आता है। मैं ये बात मुझे खासी दिलचस्प लगती है कि टॉल्स्टॉय और दोस्तोवस्की दो विपरीत ध्रुव माने जाते हैं, लेकिन टॉल्स्टॉय की आप क्रूइज़र सोनेटा जैसी कहानी पढ़ें और दोस्तोवस्की की वो लंबी कहानी जेंटल क्रीचर पढ़ें, दोनों ही स्त्रियों के संसार की ओर आते हैं और दोनों ही एक गहरी आत्मग्लानि और पावर की जो एक दुनिया है उससे बाहर निकलकर अपने पश्चातापों और अपने पाप बोध और आत्मग्लानि के द्वारा अपने मन को पवित्र करते हैं। तो कला इस तरह का अवसर देती है। और जैसे एक क्षण जहाँ दोस्तोवस्की हमें टॉल्स्टॉय लगने लगते हैं और टॉल्स्टॉय जो है दोस्तोवस्की लगने लगते हैं। तो खैर, मैं ये कहूँगा कि बचपन से ही, जब से युवावस्था से जब से कविता लिखना शुरू किया, तो ये अनजाने ही होता गया कि स्त्रियों पर कुछ कविताएं हुई और समय के साथ, आयु के साथ भावभूमि और उसका संसार भी बदलता चला गया। जैसे जैसे थोड़ी बहुत समझ आती गई चीज़ों को देखने की, तो ये लगा कि स्त्री को जो घेरने वाली जकड़बंदियां हैं, उनके बहुत सारे स्थूल और सूक्ष्म रूप होते हैं और उन्हें हम समझना चाहते हैं, उनके बहुत सारे रहस्यों को, उनके भरण, उसके जो भ्रम है, और एक एक स्त्री कैसे नष्ट हो जाती है इस पूरी व्यवस्था में, और देखते ही देखते स्त्रियों से उनका जीवन जो है वो छिन जाता है। वो एक अधीनस्थ दुनिया की प्राणी बन जाती हैं। वो उनकी शुरुआती उमंग, और ये हमेशा मेरे लिए एक सोचने का एक विषय रहा है अपने कलाकर्म में। और मैं लगता है कि सारे दुखों के बीच, सारे अभावों और सारी कमियों के बीच कुछ बची रह गई जो स्निग्धताएं हैं, जो कुछ कोमलताएं हैं, उनकी ओर कविता आती है। तो मैं आपको बहुत शुरुआत की कविताओं से शुरू करके और धीरे धीरे बाद की कविताओं की ओर मैं आऊँगा। तो मैं पहले कविता, ये मेरे पहले संग्रह में थी और शायद बहुत शुरू के दिनों में लिखी थी। ये कविता है त्योहार की सुबह। खड़कती पत्तियों के पीछे तुम्हारा पीला चेहरा साथ साथ आया है मेरे। मैंने भी आज घर के सीले हुए दरवाजे पर बंधनवार टांगे हैं औरों की तरह। आओ तुम अपनी कांपती कमजोर उंगलियों से मेरे तपते हुए भाल को छुओ। खोखलेपन की बंजर धरती पर आज सहसा एक दिन उगा है और मेरे पास कुछ भी नहीं, न गर्व न पाप बोध। बाहर कटीले तार पर एक गौरैया देर से बैठी पर फड़फड़ा रही है, यूं ही बेमतलब। गली में बच्चों के पास ढेर ढेर बातें हैं, पर मैं सचमुच इस सन्नाटे में, धूप की सुगबुगाहट में आज अव्यक्त ही रह जाना चाहता हूँ। मैं
पड़ोस की पुती हुई दीवारों के बीच, उनके फेंके हुए कबाड़ खाने के बीच खड़ा एक चेहरे को संजोना चाहता हूँ देर तक। चेहरा जो कमरे का कच्चा फर्श है, धूप की उजास से भरा हुआ, मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। धूप में लौटना चाहता हूँ कुछ देर। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत जी। शुरू की कविता थी। प्रेम जी पर कुछ छोटी छोटी कविताएं हैं। एक जी। कविता है कि मैंने धूप में चमकते हुए उस फूल को देखा बहुत करीब से, पर छुआ नहीं। मैंने धूप में चमकते उस फूल को देखा बहुत करीब से, पर छुआ नहीं। मैं उस पूरे दृश्य में था अनुपस्थित, फिर भी दूर दूर तक सुनाई देता हुआ। एक कविता बहुत है बढ़िया प्रेम। प्रेम जी। बाढ़ी नदी के जल में, बाढ़ी नदी के जल में छिप गई सब आड़ी तिरछी सतहें। ये दो व्यक्तित्व होते हैं, अलग भावभूमियों से आते हैं, लेकिन प्रेम जैसे कि सब उनके आपसी जो भेदभाव, उनके जो डिफरेंसेस होते हैं, सब तो बाढ़ी नदी के जल में छिप गई सब आड़ी तिरछी सतहें। दूसरी कविता है इसी शीर्षक से। मैं ही गलत हूँ तमाम सही चीजों में, मैं ही गलत हूँ तमाम सही चीजों में, तूने जाना और तू और करीब सरक आई। बहुत बढ़िया, इसके बहुत बढ़िया। इसके बाद थोड़ा सा मैं एक दूसरी भावभूमि की ओर आना चाहूंगा कि स्त्रियों के जीवन कैसे धीरे धीरे एक व्यवस्था के भीतर कैद होते चले जाते हैं, और जैसे कि वो व्यवस्था ही कुछ इसने परोक्ष रूप से उनके चारों ओर, उनके वजूद के चारों ओर होती है। उन्हें खुद भी इसका एहसास नहीं होता कि कब वो इसमें घिर गई हैं। तो एक ऐसी कविता है, शीर्षक है नए मकान। वर्षों बाद जब यहाँ यकायक कुछ मकान बन गए थे, मैंने एक शाम देखा जब सूरज डूब रहा था, धूप बहुत देर ठहरी रही उन्हीं उन्हीं खिड़कियों और दरवाजों पर। उनके घर की छतों पर रेडियो, एरियल और एंटेना लग गए थे, और सभी औरतें अपने अपने घरों की अधखुली बालकनियों में कोहनियों पर अपने गोल गोल चेहरे रखे खड़ी रही थी वहां एक पूरी शाम। मैंने देखा कि उनकी पीठ के पीछे वहां अंधेरा घिर रहा था। मैंने देखा कि उनकी पीठ के पीछे वहां अंधेरा घिर रहा था। जरूर दीवारें रही होंगी वहां, पर सभी औरतें कितनी एक जैसी हो गई थी उस पूरी शाम। उनके ढेरों बच्चे जो उन्हें जान से प्यारे थे, उस वक्त उनकी गिरफ्त से बाहर सिर्फ खेल में थे। मैं बरसों बाद आया था यहाँ। मैंने देखा कि उनके घर की छज्जों पर साड़ियाँ अब तक सूख रही थी। इन साड़ियों की तलाश में जाने कितनी दुकानों में जा जाकर थकी थी और औरतें। मैं बरसों बाद यहाँ आया। मैंने देखा उनकी घर की छज्जों पर, उनके घर के छज्जों पर साड़ियाँ अब तक सूख रही थी। इन साड़ियों की तलाश में जाने कितनी दुकानों में जा जाकर थकी थी ये औरतें जो ढेर सारे सामान के बीच रहने की अभ्यस्त हो रही थी। ये औरतें जो ढेर सारे सामान के बीच रहने की अभ्यस्त हो रही थी, इस वक्त अपने नए मकानों में अपनी फुर्सत में घिरी हुई हंस रही थी। उस पूरी शाम जब सूरज डूब रहा था, मैं उन मकानों को देख रहा था जिनमें औरतें थीं और ढेर सारे बच्चे थे जो एक खाली जमीन पर उगे थे और वहां मौजूद थे अपनी जगह पर पांव जमाते हुए।
इसी तरह की एक कविता है सामानों के बीच। ये थीम मुझे काफी आकर्षित करती है कि सामानों के बीच औरत का वजूद किस तरह से होता है। उसको मैं कुछ कविताओं में मैंने रखने की कोशिश की है। एक बहुत छोटी सी कविता है, यकायक, 4-5 पंक्तियों की कविता है। बिना सामान वाले घर में खिलखिलाती हुई 40 की औरत। बिना सामान वाले घर में खिलखिलाती हुई 40 की औरत, शाख शाख पर बज रहा है अंधेरा। बिना सामान वाले घर में खिलखिलाती हुई 40 की औरत, शाख शाख पर बज रहा है अंधेरा। इसी भावभूमि की एक कविता है, लड़कियां जो जिनके साथ उनका बहुत कुछ छूटता चला जाता है, नौजवान लड़कियां, और कैसे वो एक नई तरह की व्यवस्था में आती हैं। उसकी एक कविता है, देविका के लिए एक कविता। देविका, जब तुम 18 बसंत पार कर लोगी, तुम एक संपूर्ण औरत बन जाओगी इसी शहर के किसी दफ्तर में। तुम चर्चगेट की विशाल इमारत से हजारों औरतों के संग निकलोगी, बाजार में बहुत सारी दुकानों से गुजरोगी, म्यूजियम और फाउंटेन की भीड़ में डूबोगी, हॉर्निमन सर्कल तक पहुंच जाओगी। घर लौटते हुए तुम्हारे पास 2 सब्जी के थैले होंगे, एक टिन नेस्कैफे, एक साप्ताहिक पत्रिका, पर्स में 40 रुपए और एक मुसरा हुआ रुमाल। तब क्या मुझे अंकल कहकर 20 सड़क पर पुकारोगी देविका? आसमान में बदली होगी, आसमान में बदली छाई होगी, कभी भी संभावित होगी बरसात। देविका, तुम कोई बात नहीं करोगी, हालांकि सारा समय बोल रही होगी। तुम लोकल में लटकोगी, बित्ता भर सीट के लिए कच-कच करोगी, घर आकर चिट्ठी खोलोगी, टीवी ऑन करोगी, घर आकर चिट्ठी खोलोगी, टीवी ऑन करोगी, पानी भरोगी, गैस पर चढ़ाओगी पतीली। पसीने से बरसाता हुआ दिन बीतेगा और खाली नहीं बीतेगा, रात भी ठीक समय पर आएगी। तुम खिड़कियों के पर्दे खींचोगी, मुंह धोओगी, सोने चली जाओगी। अंधकार में तुम्हें काट काट डाला जाएगा, तुम्हारे अंग अंग पर तपती हुई सलाखें दागी जाएंगी। एक बीमा कर्मचारी तुम्हारे बगल में लेटकर तुम्हारे शरीर में अंधेरा भर देगा और 20 बरस बाद देविका, तुम खर्राटे भरते हुए सिर्फ अगले दिन के लिए जाग रही हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कविता है प्रतिदिन। ये भी स्त्रियों के इसी तरह के कामकाजी जीवन को लेकर है। पहले मैं सुनाता हूँ एक दूसरी कविता, थकी हुई स्त्री। थकी हुई, थकी हुई स्त्री। जी। बर्तन भांडे और चूल्हे चौके के बाद एक थकी हुई स्त्री जब नींद के आगोश में होती है, दरवाजे के पट अचानक खुल जाते हैं। बर्तन भांडे और चूल्हे चौके के बाद एक थकी हुई स्त्री जब नींद के आगोश में होती है, दरवाजे के पट अचानक खुल जाते हैं। दिन भर जो हवा, आकाश, चंद्रमा और फूलों की गंध यहाँ वहां भटकते रहे थे, एक अपराध भावना से घिरे घर में घुसते हैं। स्त्री के सिरहाने बैठे तमाम सितारे एक दूसरे को इशारा कर अपनी गपशप बंद कर देते हैं। पलंग के नीचे वहां एक बिछा हुआ समुद्र पहले से अधिक करुण, ज्यादा विकल, कहता है तुम्हारे आंसुओं में नमक मुझसे ज्यादा है। दीवार घड़ी भी फुसफुसाती है, दीवार घड़ी भी फुसफुसाती है, तुम निश्चिंत रहो स्त्री,
मेरे भीतर अब समय नहीं। दीवार घड़ी भी फुसफुसाती है, तुम निश्चिंत रहो स्त्री, मेरे भीतर अब समय नहीं। प्रेम है, सिर्फ प्रेम। दवा की शीशियां, कपड़े, कुर्सियां, चप्पल, नल, बाल्टियां, कंघी, सब के सब रह रह के पक्षियों की तरह उड़ान भरते रहते हैं कमरे में रात भर। परंतु थकी हुई स्त्री शायद नींद में भी शामिल नहीं होती इस सारे खेल में। वो मुस्कुराती है, स्वप्न में ही आहिस्ता से करवट बदल लेती है। नींद में वो कुछ बुदबुदा रही है। उसके समझ में ना आने वाले शब्द इस सारे जादू को छिन्न भिन्न कर दे रहे बहुत बढ़िया। हैं। सभी लोग को बहुत पसंद आ रही है कविता, लगातार टिप्पणियां आ रही हैं। मधु कांकरिया जी, चिंतामणि जोशी जी, सत्येंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, विशाल पांडे, महेश पुनेठा, योगेंद्र आहूजा, सभी की लगातार आ रही हैं टिप्पणियां। सभी को बहुत मजा आ रहा है कविताएं सुनने में। जी, साधना मोहन धन्यवाद। जी, साधना मोहन जी लिख रही हैं कि तुम्हारे आंसुओं में नमक मुझसे ज्यादा है, लाइन बहुत पसंद आई। जी, एक कविता है, जिनके घर समुद्र के किनारे नहीं थे। इस कविता को पढ़ के जी, कृष्ण बलदेव वैद्य जी ने मुझे एक पत्र लिखा था। वो मेरी लिए एक बहुत ही यादगार स्मृति है। पूर्ववाक जी, में छपी थी और वैद्य साहब ने पत्र लिखा था। जी, जिनके घर समुद्र के किनारे नहीं थे। इसमें एक बम्बई की खास ज्योग्राफी है कि बम्बई में जिनके घर समुद्र के किनारे हैं वे ज्यादातर ऐश्वर्यशाली वर्ग है, जो संपन्न जी, वर्ग है। जो मध्य वर्ग है वो आमतौर पे समुद्र से थोड़ा सा दूर रहता है। उस लोकेशन को ध्यान में रखते हुए ये कविता सुनिए आप। जी, जिनके घर समुद्र के किनारे नहीं थे, वे अपने दुखों को समुद्र में डुबो नहीं पाए। इन घरों में आकाश बक्सों में ठुसे हुए लत्तों की तरह था, जैसे कि घर में दूसरी तमाम चीजें, जैसे कि कुर्सियां, मेज, बर्तन, पलंग और आईना, दुख और उदासियां भी इसी तरह शामिल हुई रोज की जरूरतों में। खिड़कियों से हवाएं आईं, तमाम चीजों की गंध से भरी हवाएं फिर इन्हीं दुखों के पास आकर बैठ गईं। ऐसा नहीं था कि लोग हंसते नहीं थे यहाँ। ऐसा नहीं था कि लोग हंसते नहीं थे यहाँ। ऐसा नहीं था कि कोई गुनगुनाता नहीं था। कभी कभी हारमोनियम भी बजता था यहाँ। कभी कभी हारमोनियम भी बजता था यहाँ। पर जो आवाज थी रोजमर्रा की इन घरों में, वो सिर्फ दरवाजों के खुलने और बंद होने की थी। रोज उतारे जाते थे जूते यहाँ, उन पर धूल थी सिर्फ परिचित जगहों की। रोज कुर्सियों से लोग बातचीत अधूरी छोड़कर उठ जाते थे। रोज झूठी थालियों, गिलास, कटोरियों में जो बच रहता था वो एक कुतरा हुआ स्वप्न था। इन घरों में चारपाइयां थीं और रात आती थी और भारी भारी सांसें थीं और सिसकारियां और चुम्बन थे। उसके बाद जो बच रहता था वो केवल राख थी। गए रात फीकी फीकी चांदनी में ये राख प्राचीन वस्तुओं की तरह चमकती रहती थी इन घरों में। शायद लोग सोते थे इन घरों में। शायद लोग सोते थे इन घरों में, पर क्या सचमुच कोई सोता था? शायद लोग याद करते थे कुछ, पर क्या कुछ भी याद आता था? एक झमाझम बरसात में जीवन के चीथड़ों पर इसी तरह बरसता रहता था अंधकार। ये घर खड़े थे एक लुढ़कती हुई गेंद और दौड़ते हुए बच्चों के बीच। ये घर खड़े थे एक लुढ़कती हुई गेंद और दौड़ते हुए बच्चों के बीच। ये घर थे स्त्रियों की आयु और उनकी खिलखिलाहटों के बीच। ये घर मौजूद थे स्त्रियों की आयु और उनकी खिलखिलाहटों के बीच। इन घरों में कुछ था जो दीवारों के पलस्तर के साथ झरता था, कुछ जो पलंग के नीचे अंधेरे में छिपा रहता था, कुछ जो उघड़ता था कभी सुबकियों में, चुप्पियों में, जिस्म पर घाव के निशानों में, सितारों की टिमटिमाहट में, कुछ
जो वस्तुओं के बीच छिपी हुई जगहों में बसा रहता था, जो उम्र की झुर्रियों से झांकता था एक असहनीय अकेलेपन में। मदद की मध्यम पुकार में जो सुनाई पड़ता था कभी कभी, जो लोग यहाँ थे फिर रहे नहीं, जो लोग यहाँ थे फिर रहे नहीं, फिर उनकी स्मृतियां भी नहीं रही इन घरों में। ये घर नष्ट हो गए एक दिन, पर उनके दुख नष्ट नहीं हुए। यही दुख फिर दूसरे घरों में दिखाई पड़ते थे। बहुत खूब, बहुत खूब। नरेश गोस्वामी जी लिखते हैं, विजय जी की कविताओं की डिटेल सुन एक विराट चित्र बना देती है। जयश्री सिंह लिखते हैं, आपको सुनते हुए जाने क्यों ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल आसपास के अनुभवों को बहुत दूर से सुन रही हूँ। और सत्येंद्र जी लिख रहे हैं कि सहज सरल शब्दों में कितनी गंभीर कविताएं। जी जी सर, जी शुरू करें। बड़े शहर में स्त्रियों के को लेकर लिखी गई कुछ कविताएं हैं। इनमें कुछ बिंब हैं जो वास्तविक देखे गए दृश्यों पर आधारित है। एक कविता जी है वसुंधरा। जी, दूर उपनगर के इसकी भी ख्वाहिश है। प्लेटफॉर्म जी दूर उपनगर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक नंग धड़ंग औरत खड़ी है, दिन दहाड़े, सरेआम, बेखबर, आसमान तकती। ये रेनुआ का कोई पुराना चित्र नहीं है। इस औरत को 2 आदमी घूर रहे हैं। 20 आदमियों ने घूरा उसे, फिर तो 200 आदमी घूरने लगे हैं। पगली है, हंसे 2 आदमी। 20 आदमी हंसे जोर से। अब तो 200 आदमियों की डरावनी हंसी है प्लेटफॉर्म पर, यहाँ से वहां तक। थोड़ी सी शर्म है इस हंसी में, और ढेर सारी मौका परस्ती, और एक छापामार किस्म का सुख 20वीं सदी के अंतिम दशक का। पर हंसते हुए ये लोग पिछले जमाने के बर्बर लोग नहीं हैं कि हंसे तो हंसते ही चले जाएं। ये हंसते हुए 200 आदमी पल भर में गायब हो जाते हैं, सिर्फ एक गाड़ी के आते ही। दूर उपनगर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सुबह 9:30 बजे खड़ी हुई हे सृष्टि की सबसे अनमोल रचना, अब इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ तुम्हारा निपट नंगापन बचा है अगली गाड़ी के आने तक। तुम धरती की जिस खोह से निकलकर हमारे इस संसार में अचानक चली आई हो, अपनी उस खोह में लौट जाओ। अगले वक्त में हम तुम्हारे लिए थोड़ा सा रेशम, थोड़े से फल, एक आईना और कुछ स्मृति जुटा लेंगे। देखो, हमें ध्यान से देख लो जरा, शायद हम इस संसार के अंतिम मनुष्य गिने जाए। बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने इस कविता को वो जी पोस्ट में भी डाला था, क्योंकि ये लाइनें बहुत ही ज्यादा सारी महत्वपूर्ण है, पर ये कि तब तक हम कुछ स्मृतियां और कुछ मतलब संवेदना बचा लेंगे, तब तक संजो जी लेंगे। अभी हम संजो नहीं पाए, तो ये बहुत ही वो गरिमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, साधना मोहन जी जुड़ी हैं, शैलेंद्र करना जी जुड़े हैं। जी मैडम, इसी तरह की सड़क पर देखी गई दृश्य की एक कविता है, सड़क पर भोर। सड़क पर जी, भोर को अपने उजास पर शर्म, सड़क पर वाह, भोर को अपनी पहली उजास पर शर्म है। शर्म है सूरज को अपनी गुस्ताख आदत के लिए। हे स्त्री, हमें क्षमा करना। शहर में किसी ने तुम्हें थोड़ा सा झूंगा झाड़ी झंखाड़ नहीं दिया, एक सुनसान पोखर का पिछवाड़ा नहीं दिया, थोड़ी सी ईंट की ढेरी नहीं दी, किसी ने गारा लाकर हाथ भर की दीवार नहीं चिंदी। लाचार स्त्री, तुम्हें लोटा लेकर बैठने के लिए बस बित्ता भर ओट चाहिए थी, मनुष्यों की इसी वैभवशाली दुनिया के किसी कोने में, इसी चमचमाते हुए हाईवे पर। अब सुबह बहुत तुम्हारे लिए बढ़िया। संकट नहीं है, अब सुबह तुम्हारे लिए संकट नहीं है। फटेहाल औरत, जिस जिस क्षण समझा तुमने कि जिस्म ही तो तुम्हारी कारा है, फटेहाल औरत, जिस क्षण तुमने समझा कि ये जिस्म ही तो तुम्हारी कारा है, तुम जिस्म की कैद से बाहर निकल आई, सैकड़ों कारों, बसों, ट्रकों, राहगीरों को बेमतलब करती हुई। और तुम साबुत हो दिन की पहली रोशनी में
एक दुबकी हुई मोरनी की तरह दिनचर्या के पहले पड़ाव पर। तुम्हारे बारे में इससे अधिक कविता कठिन है स्त्री। हम अब भी तुम्हारे शरीर के भीतर तुम्हें खोज रहे हैं और तुम किसी और दुनिया में जाकर इस दुनिया के एक समूचे दिन के लिए तैयार हो रही हो। हमें क्षमा करना स्त्री। बहुत बढ़िया। एक कविता जिसको सुधा जी कह रही थी कि मैं सुनाऊं, गद्य कविता में है, वो चीख चीख कर अपने तमाम वर्ष वापस मांगती है। ये सुधा अरोड़ा जी ने जी। हम बचपन से ऐसी स्त्रियों के बारे में सुनते आए हैं जो एक दिन पागल हो जाती हैं। एक भरी पूरी गृहस्थी और फैले हुए सामान के बीच एक स्त्री पागल हो जाती है। कहा जाता है इस औरत पर देवी आ विराजती है। वो एक दिन बेकाबू हो जाती है। वो बाल खोलकर ऊंची आवाज में आए बाएं बकती है। एक स्त्री का स्वर अचानक अपरिचित हो जाता है। उसके गले से निकलते हैं दूसरों के विचार, गैरों की बद्दुआएं, किसी दूर के आदमी की धमकियां, सर्वनाश की भविष्यवाणियां। एक चीखती हुई स्त्री को कुछ भी नहीं समझ आता। एक चीखती हुई स्त्री को कुछ भी समझ नहीं आता। वो लौट जाना चाहती है किसी सिमत। वो अपने जिए हुए वर्षों को मिटा देना चाहती है। वो चीख चीख कर बताती है अपनी देह पर हमारी उंगलियों के निशान। वो उन होठों को उतार कर एक तरफ धर देती है जिन पर हमने अपने धोखेबाज चुंबन अंकित किए होते हैं। एक पागल कही जाने वाली स्त्री बताती है उन क्षणों की व्यर्थता को जब हमने अपने इन दोनों हाथों से उसके स्तनों को झिंझोड़ा था। ऐसी स्त्री अपनी कोख में संग्रहित हमारे उन स्वार्थों को उघाड़ती है जिन्हें हम अपना भविष्य कहकर सहलाते रहते हैं। स्त्री गिड़गिड़ाती है, बस एक बार मुझे अपनी देह से निकलकर चरागाहों की तरफ चले जाने दो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगी। एक बदहवास औरत के अवसाद में जाने कितने रेगिस्तानों की गर्मी, मवेशियों का बहता हुआ रक्त और बार बार मंडराती हुई छायाएं होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। एक जवान स्त्री की बड़बड़ाहट में उसका एक ऐसा अकेलापन छिपा होता है जिसकी तुलना केवल पुराने खंडहरों से की जा सकती है। वो अलाव के किनारे बैठकर की गई बतकहियों, सहयात्राओं के किस्से, बैंक बैलेंस, कसीदाकारी, तकिए के गिलाफ और स्वादिष्ट व्यंजनों के झूठ को छिटक कर बाहर आ गई होती है। जिस कमरे में यह औरत अपने बाल नोचती है वहां एक पलंग, एक सिंगारदान और जेवरों की एक अलमारी भी होती है। पर सबसे भीतर के इस कमरे में ये स्त्री मांगती है हमसे अपने जिए हुए वर्ष। वो चीख चीख कर अपने तमाम वर्ष हमसे वापस मांगती है। एक पागल कही जाने वाली स्त्री को सबसे ज्यादा याद आता है अपना बचपन और वो हंसने लगती है। वो कहती है जिसे तुम रोटी कहते हो, मैं उस पर फूल, सितारों, चंद्रमा और घरौंदों के बारे में कविता लिखना चाहती थी। वो स्त्री खोलती है रहस्य उन दरवाजों के जो भीतर ही नहीं बाहर की तरफ भी खुलते हैं। उसे दर्पण में कोई अक्स डराता है और वो नींद में कुछ पत्थरों को ढूंढती फिरती है। स्त्री हंसती है, स्त्री रोती है, स्त्री चीखती है, स्त्री कांपती है। कांपते कांपते वो कहती है मैं फिर से भरोसा करना चाहती हूँ किसी अनश्वरता में, परंतु एक स्वप्न जीवी स्त्री से निपटने के हमारे अपने तरीके हैं। एक हंसती हुई स्त्री का झोंटा पकड़कर खींचा जाता है। एक रोती हुई स्त्री के गालों पर तड़ातड़ तमाचे जड़े जाते हैं। एक बदहवास औरत के बदन पर धूप, अगरबत्ती, नींबू, मंत्र और अंगारों को रख दिया जाता है। बेचैन स्त्री की देह ऐंठती है। एक हौल सा उठता है उसके भीतर। वो कांपती है। कांपते कांपते वो बेदम हुई जाती है। अंत में वो निढाल होकर हमारी दुनिया में दोबारा लौट आती है।
एक नीली पड़ गई सुस्त देह को हम सहलाते हैं धीरे धीरे, दिलासा देते हैं तुम्हारे भीतर वो कोई और था, वो तुम नहीं। तुम्हारा स्वभाव तो हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और वो हमारे पास सुरक्षित है। एक बेदम हो चुकी स्त्री से कहा जाता है, अच्छा हुआ तुम लौट आई किसी के चंगुल से। एक बेदम हो चुकी स्त्री से कहा जाता है, अच्छा हुआ तुम लौट आई किसी के चंगुल से। तब कोई नहीं देख रहा होता एक लौटा हुआ चेहरा, अब भय और अपराध के अंधेरे में पत्थर हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस लाजवाब कविता पे तो इतने तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि एक ये है आपका सामने जयश्री जी का, कितने पुरुष कवि स्त्री के साथ किए गए इस छल को कविता में इतने साहस से स्वीकार कर सकते हैं। खैर, इसमें इतनी ध्वनियां हैं, इतनी गजीन कविता है कि लगभग एक पूरी ऐसा लगता है कि स्त्री की पूरी जीवन जिंदगी इसमें समा गई है। लेकिन अभी एक ही लाइन कहूंगी, तो मुझे आज तक कभी कोई ऐसी स्त्री नहीं मिली जो अपने बीते हुए सालों का हिसाब न मांग रही हो समाज से, अपने आप से। आज तक जी, नहीं मिली मुझे। इस चीज को ये समझ पाना बहुत बड़ी सबसे बड़ी संवेदना बात, है। मैडम इसको एक जी सर्व स्वीकृत नियम बना दिया जाता है कि ये तो जीवन आपको ऐसे ही जीना होगा। और मैं ये जी मानता हूँ, से सबसे कमजोर क्षणों में मानता हूँ कि पूरी पुरुष जाति जो है, और आज से नहीं, आप सारे मास्टर्स को देखिए। मैं अभी टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेवस्की का जिक्र कर रहा था। अपने सबसे ईमानदार क्षणों में वो स्त्री का जब जिक्र कर रहे हैं तो एक गहरी आत्मग्लानि से भरे हुए हैं। वो ये जानते हैं, वो अपनी पुरुष सत्ता को देख रहे हैं कि कैसे उस पुरुष सत्ता ने स्त्री को चाहे अनजाए, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, बहुत ही सटल तरीकों से अपना गुलाम बनाया है, अपने अधीन बनाया है। जी मतलब ऐसी कहानियां, क्वेज़र सोनेटा जैसी कहानी जिसे पढ़कर आप डिस्टर्ब हो जाएं, आप रोने लगे। जेंटल क्रीचर जैसी दोस्तोयेवस्की की कहानी जिसे पढ़कर आपके लिए शांत रहना मुश्किल हो, वो रुला देती है कहानी। और ये वो मास्टर्स हैं जिन्होंने स्त्री को इस ढंग से देखा। मैडम एक जी कविता है, सबसे सुंदर लड़कियां। सबसे सुंदर लड़कियां सारा शहर घूम आती हैं। उन्हें लगता है इत्रों का आविष्कार उनके ही लिए तो हुआ है। पिक्चर पोस्टकार्ड उन्हीं के लिए तो बने हैं, उन्हीं के लिए कुल्फी, उन्हीं के लिए सजे हैं दुकानों के शोकेस, और होटलों के बैरे उन्हीं के आदेश की प्रतीक्षा में तो खड़े हैं। फिल्मों के सबसे सफल नायक से वे प्रेम कर रही हैं, और उनका कोई शत्रु नहीं है। समुद्र हर समय नीला है, आकाश हर वक्त साफ सुथरा, उनकी नींद में कोई डरावना स्वप्न नहीं है। सबसे अच्छे विचार उन्होंने बिना पढ़े ही जान लिए हैं। सुबहें खुशनुमा हैं उनके लिए, लोग समय के पाबंद, संगीत बहुत थिरकता हुआ, शामें बेखौफ। लेकिन एक दिन ऐसा क्यों होता है, ये सबसे सुंदर लड़कियां एकदम मुरझा जाती हैं। लेकिन एक दिन ऐसा क्यों होता है, ये सबसे सुंदर लड़कियां एकदम मुरझा जाती हैं। वे जब मर रही होती हैं तब भी इतनी अच्छी होती हैं कि वे नहीं जान पाती कौन उन्हें मार रहा है। च्युइंगम चबाते हुए मर जाती हैं वे एक दिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पता ही नहीं चलता कौन मार रहा है। मैडम साधना पर कविता पढ़ूं मैं? जी आप, बहुत मेरी प्रिय स्वागत है। कविता है। जी साधना को, कुछ इसके लोग पीछे एक जी कहानी ये है कि साधना टेलीविजन पे आया नहीं करती थी, और उनका वो चेहरा नहीं रह गया था। और एक बार जब वो आई तो इस शर्त पे आई कि वो कैमरे की तरफ सारी बातचीत पीठ करते हुए करेंगी। उस दृश्य को जी देखकर मैं डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि वो हमारी प्रिय अभिनेत्री थी और उनका एक बहुत ही सुंदर चेहरा हमारी स्मृतियों में था, हमारी युवावस्था के दिनों की स्मृतियों में। और जी मैं ये भी कहूँगा कि एक पागलपन था जब उनका देहांत हुआ, एक घोर अकेलेपन में और बहुत अवसाद में। मैं उनके घर गया खार में, उनकी नौकरानी से मिला, और उस नौकरानी ने बताया कि एक लंबा समय उन्होंने भयानक अकेलेपन में काटा,
और मैं वो जो पीड़ा थी उसको मैं बता नहीं सकता कि एक समय की इतनी मशहूर अभिनेत्री जीवन के एक भयावह अकेलेपन और क्षरण से ग्रस्त थी। खैर, ये कविता उन दिनों लिखी थी जब जी टेलीविजन पर हुआ था। टेलीविजन पर उस अभिनेत्री की पीठ थी कैमरे की तरफ, चेहरा छिपा रहा सारा समय अपने उन दिनों में टहलते हुए। शायद उसकी आंखें अपना जादू खो बैठी थी, शायद उसका चेहरा बदल गया था, शायद त्वचा पर अब झुर्रियों का जंगल था, शायद आवाज लरझ गई थी। पता नहीं किस तरह का रहा होगा उसका अपना वर्तमान। ये सब उसने बताया नहीं, ये सब हमने जानना नहीं चाहा। उसके वहां होने और हमारे ना जानने के बीच एक ठहरा हुआ समय था, 60 के दशक का, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। उसके वहां होने और हमारे ना जानने के बीच एक ठहरा हुआ समय था, 60 के दशक का, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। हम ठिठके खड़े थे एक नींद में, हम ठिठके खड़े थे एक नींद में, और वो भी संगदिल तो नहीं थी। इस तरह हमारी आशिकी को जिंदा रखा उस अभिनेत्री ने, हमारे स्वप्न में कैमरे की तरफ अपनी पीठ किए हुए। यूं टेलीविजन पर चलता रहा उसका वो संवाद, यूं टेलीविजन पर चलता रहा उसका वो संवाद। उसकी कोई अनधिकृत इच्छा नहीं थी, उसकी कोई अनधिकृत इच्छा नहीं थी। उसने कोई दखल नहीं दिया जीवन के गतिमान नियमों में। कैमरे के भीतर वो एक छाया थी, और कैमरे के बाहर भी वो अपने होने की अब एक छाया ही तो थी। हम उसके आशिक, अरे हम भी कहाँ थे इस पूरे समय में, अपने ही होने की किसी छाया से बाहर। बहुत बढ़िया। वैसे तो ये कविता बहुत कुछ कह देती है अपने आप में, लेकिन फिर भी कविता तो धीरे धीरे आत्मसात होती है। अगर मैं दूसरी कविता से पहले 1-2 मिनट इसी विषय पे बात करना चाहूँ तो विजय जी। जी जी मैडम, प्लीज कहिए मैडम। मैं हाँ, मैं ये जान मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में भी मैं इस पे 1-8 मिनट बात करना चाह रही हूँ कि जो स्त्रियों को इतना ज्यादा दबाव होता है कि अक्सर बहुत अभिनेत्रियों के इस तरह के किस्से आते हैं कि जिन्होंने उन्हें सुंदर देखा है तो वो चाहती नहीं कि उन्हें बुढ़ापे में कोई देखे। और जी जी बहुत जो हमारी अभिनेत्रियां गायन लेखिका लेखन के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत नाम कमाया और जी। इतना अच्छा सार्थक काम किया, आखिर क्या वजह है कि वो एक इतना ग्लोरीफाइड बुढ़ापा नहीं जी पाते हैं, जबकि पुरुषों पे ऐसा कोई दबाव नहीं होता है। देखिए मतलब मैडम, पुरुषों पे तो जी। हम्म। शो बिजनेस की जो बात है, तो जी एक जी एक अच्छा बाजार है जिसमें स्त्री का यौवन और उसका सौंदर्य बाजार में एक बिकती हुई वस्तु की तरह है। और कई बार जी उस स्त्री को भी नहीं मालूम पड़ता, उसके जीवन को सबसे खुशहाल क्षण होते हैं जब लाखों लोग उसे चाहने वाले होते हैं और उसको अपने होने का एक एहसास होता है। लेकिन होता यह है कि समय की जो मार है वो बहुत बेरहम हम्म। है, और वो स्त्री धीरे धीरे मतलब आयु का जो बोध है सबसे ज्यादा अगर किसी को होता है तो स्त्री को होता है, पुरुष को भी नहीं हाँ होता। वही। क्योंकि उस बोध के साथ उसका अकेलापन जुड़ा हुआ है, उसकी घर की चार दीवारी जुड़ी हुई है। एक पुरुष है, अगर वो डिस्टर्ब है किसी मनस्थिति में, वो अपने आप को बहुत तनहा पा रहा है, तो वो सड़क पर निकल जाएगा, वो आधी रात को सड़क पर निकल जाएगा। क्या एक स्त्री ऐसा कर सकती है? एक स्त्री के लिए तो आज भी उसकी चार दीवारी के भीतर ही उसका पूरा समय बीतता है, चाहे वो जितनी बड़ी हो, चाहे वो जितनी प्रसिद्ध हो। वो बाहर निकली नहीं कि वो असुरक्षित है, वो बाहर निकली नहीं कि लोगों की कुछ रेडीमेड धारणाएं उसके बारे में बनने लगती है। तो मुझे ये लगता है कि जो स्त्री के मनोविज्ञान की जो अंदरूनी तहें हैं और जो समय के हम्म। साथ उसका बीतना है, उसको पुरुष सिर्फ एक अनुमान लगा सकता है, उसे कभी जान नहीं जी सकता। मैं जब साधना के घर गया उनके देहांत के कुछ दिनों बाद, और उनकी नौकरानी बता रही थी कि वो कैसी उनकी दिनचर्या थी, कितना घोर अकेलापन था उनके भीतर, किस तरह से वो सारी चीजों से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी।
तो मैं सिर्फ एक छोटी सी कल्पना कर सकता था। मैं उससे अधिक जी, मैं उसको कभी भी अनुभव नहीं कर सकता था। सिर्फ एक कल्पना का एक आधार मेरे पास होता था कि यस, एक इतनी मशहूर औरत का एक इतना भयावह अकेलापन भी हो सकता है। ये कुछ इस तरह की भावभूमि इस कविता में है। जी। मैडम कुछ इसी तरह की हुँ, कविता है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये बहुत ही डार्क रियलिटी की कविता कही जाएगी। जी, कुंभ कुंभ पर मैंने कुछ कविताएं लिखी थी, तो उसमें एक कविता में एक स्त्री का जिक्र आता है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये जो कोलाहल है, ये जो कोलाहल है, इसी में डूबी वो स्त्री। ये जो कोलाहल है, इसी में डूबी वो स्त्री। वो जो कर्मों के फल से छुटकारा पाने 150 किलोमीटर दूर चली आई बिना टिकट। वो जो कर्मों के फल से छुटकारा पाने 150 किलोमीटर दूर चली आई बिना टिकट। उसकी फटी अंगिया से झांकता सूखा स्तन उसका जेपी सिंघल के किसी काम का नहीं है। जेपी सिंघल स्त्रियों के ग्लैमरस फोटोग्राफर थे। उसकी जी, फटी अंगिया से झांकता सूखा स्तन उसका जेपी सिंघल के किसी काम का नहीं है। उसके पांवों की फटी बिवाइयां आ नहीं पाएंगी तुम्हारी कविता के किसी शब्द में। वो गिरते जल की धार को देखती जाने किस सोच में, वो बीमार बच्चे वाली स्त्री। बाबा तुम उसे मोक्ष नहीं दे पाओगे। बाबा तुम उसे मोक्ष नहीं दे पाओगे। तुम्हारे भीतर प्यार नहीं है, करुणा नहीं है तुम्हारे भीतर। तुम्हारे भीतर नदी का थोड़ा सा गीलापन नहीं है। होती अगर तुम में थोड़ी सी करुणा, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा गीलापन, तो तुम उसे एक गज कपड़ा देते, तुम उसे एक जोड़ी चप्पल देते, प्लास्टिक की ही सही। तुम देते उसे थोड़ा सा साहस। लौटते हुए वो पूछ ही लेती बस कंडक्टर से, टिकट लेने पर भी उसे बैठने क्यों नहीं मिल रहा। बहुत ये कुंभ बढ़िया, के बहुत बढ़िया। मेले की एक चित्र कविता है। जी, बहुत बढ़िया। मैं कुछ इधर की कविताएं आपको सुनाना चाहता था मैडम, जो संकलन में नहीं आई हैं, उसके बाहर की कविताएं हैं। जी, अ, ये कविता है एक शाम की पवित्रता का गीत। वाह! नाम जी, एक शाम की पवित्रता का गीत। शुरू यौवन के दिनों में, शुरू यौवन के दिनों में मैं स्त्री के साथ मैं इस स्त्री के साथ इस शहर के समुद्र के किनारे चट्टानों पर बैठा था। शुरू यौवन के दिनों में मैं स्त्री के साथ इस शहर के समुद्र के किनारे चट्टानों पर बैठा था। शहर की तरफ पीठ थी हमारी, लहरें आती थीं, पानी की छुलछुल हमारे तलुओं को सहलाती थी। इस तरह हमने शुरू किया था, इस तरह हमने शुरू किया था। फिर एक दिन वो मेरे घर आ गई, उसने मेरी गृहस्थी संभाली, मैं भूल गया उसे बिल्कुल। फिर एक दिन वो मेरे घर आ गई, उसने मेरी गृहस्थी संभाली, मैं भूल गया उसे बिल्कुल। आज अचानक जब मैं उस स्त्री की तरफ लौटा, तो मृत्यु की तरफ पीठ थी मेरी, और शहर के बेमतलब शोरगुल के बीच यूं घटित हुआ यह आगमन। मैं जब आया आज उसकी तरफ, मुझे सितारों से भरे आकाश की जरूरत नहीं थी, और ये इतनी खामोशी से हुआ कि अफवाहों ने पूछा मुझसे, क्या ये संभव है। सड़कें गीली थीं और रोशनियां धुली हुई, एक सलेटी अंधेरा घेरता था। शर्म, लानतों और विस्मृतियों से गुजरते हुए इन्हीं सब के बीच इच्छाओं पर तैरता चला आया था वो समय, जहां हम पहले से ज्यादा मानुस थे। सड़कें गीली थीं, रोशनियां धुली हुई, एक सलेटी अंधेरा
घेरता था, शर्म, लानतों और विस्मृतियों से गुजरते हुए इन्हीं सब के बीच इच्छाओं पर तैरता चला आया था वो समय, जहां अचानक हम पहले से ज्यादा मानुष थे। मैं उसे क्या दे सकता था इस खंडित जीवन में? मैं उसे क्या दे सकता था इस खंडित जीवन में? मैं बार बार एक अच्छा मनुष्य होने का वादा करता था, फिर बार बार इस बात को भूल जाता था। कोई भी किसी को क्या दे सकता है एक फटीचर रेस्तरां में सस्ते प्यालों में पी गई चाय के और जीवन के कुछ पछतावों के सिवा? कोई भी किसी को क्या दे सकता है एक फटीचर रेस्तरां में सस्ते प्यालों में पी गई चाय के साथ जीवन के कुछ पछतावों के सिवा? ये सब जो जीवन था, ये सब जो जीवन था, अगरचे ठीक ठीक अपराध के दायरे में नहीं आता था, और नहीं था यदि मेरे हाथों में खून से सना हुआ छुरा, ये जो जीवन था अगरचे ठीक ठीक अपराध के दायरे में नहीं आता था, और यदि नहीं था मेरे हाथ में खून से सना हुआ छुरा, तब भी मैं निरपराध कहाँ था? चौराहे पर खड़े होकर मैं जोर जोर से चिल्लाकर भी कहता, सुनो सुनो भाइयों, मैं हत्यारा हूं, इस स्त्री का वध किया है मैंने। कौन यकीन करता? चौराहे पर खड़े होकर मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता, सुनो सुनो भाइयों, मैं हत्यारा हूं, इस स्त्री का वध किया है मैंने। कौन यकीन करता? लोग हंसते, मुझे सनकी समझते, आगे बढ़ जाते, सबूत कहाँ थे? तो ये जीवन इसी तरह चलता रहा और कोई समाधान नहीं था। क्या हम में से कोई किसी तीसरे को बता सकता था कैसे घटित होता रहा ये सब? रेस्तरां में उस स्त्री से कहा मैंने, मैं तुम्हारे साथ फिर एक जीवन शुरू करना चाहता हूँ। रेस्तरां में उस स्त्री से कहा मैंने, मैं तुम्हारे साथ फिर एक जीवन शुरू करना चाहता हूँ। मैं 25 बरस पीछे लौटना चाहता हूँ। लो, मैं लौटता हूँ 50, 55, 60 बरस पीछे। मैं अपनी माता की कोख से दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए, हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए। और उसके होठों की वो जुम्बिश, सिर झुकाए वो एक मुस्कान, बुढ़ापे की दहलीज पे खड़ी मोनालिसा की एक आदतन मुस्कुराहट। रेस्तरां में कहा उस स्त्री से मैंने, मैं तुम्हारे साथ फिर एक जीवन शुरू करना चाहता हूँ। मैं 25 बरस पीछे लौटता हूँ। मैं लौटता हूँ 50, 55, 60 बरस पीछे। मैं अपनी माता की कोख से दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। और उसके होठों की वो जुम्बिश, सिर झुकाए हंसी वो एक मुस्कान, बुढ़ापे की दहलीज पे खड़ी मोनालिसा की आदतन मुस्कुराहट, भरोसे और धोखे के जंगलों से निकल कर आई वो मुझे मेरे परे देखती हुई, समझना बूझना जिसे बूते के बाहर था मेरे। उतरती धूप जो थी उसके चेहरे पर वो छूती थी, वो अचानक एक आश्वासन की तरह थी, न कि तमाम कहे और सुने गए सारे शब्द। उस अधेड़ स्त्री के केश बहुत प्यारे थे, जो मेरे तमाम कहे गए शब्दों पर अंधेरों की तरह झुकते थे और उस सब को बेमतलब बना देते थे। और शुरुआती झुर्रियों वाला उसका वो चेहरा, जो आधा उजाले में था, आधा किसी शोक में। 50 बरस की औरत क्यों अब भी इतनी कोमल थी? 50 बरस की औरत क्यों अब भी इतनी कोमल थी? क्या वो अब भी कोई कामना करती थी और उम्मीद के परे चली जाती थी? उस ढलती शाम हमारे हाथों में सब्जियों के थैले थे और मन के भीतर कुछ अंतिम बचे हुए आश्रय स्थल। मन हुआ कि मोबाइल पर सुनाए हम निराश्रित लोग अपने दिवंगत पुरखों को कोलाहल से भरे इस बाजार में शाम की किसी पवित्रता का गीत। चारों ओर बहुत इस बढ़िया। अफरा तफरी में, तेज रफ्तार में, इस तरह हम सड़क पर दो छूटे हुए कोमल पक्षी थे, पेट्रोल की महक से लिपटे हुए बसंत में कांपती थी वस्तुएं, और हमारा आसपास हमारा आईना था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी इस कविता में तो बसंत की आहट सुनाई पड़ गई सचमुच। मैडम, इसी भावभूमि की एक कविता सुनिए। जी। मौत एक मांदगी का वक्फा है। ये मीर का एक शेर है, बहुत हाँ, प्रसिद्ध शेर है। मौत एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। थोड़ा सा ठहर जाएं, जी। सुस्ता लें, फिर आगे चलेंगे।
जी। जब हम बात बेबात हंसने के आदी हो जाएंगे, जब हम बात बेबात हंसने के आदी हो जाएंगे, एक दूसरे के किसी और तरह से करीब आएंगे। जब हम बात बेबात हंसने के आदी हो जाएंगे, एक दूसरे के किसी और तरह से करीब आएंगे, हमें गुस्सा रह रहकर केवल फुर्सत में आएगा। हम अपने अभावों की चर्चा में सिर्फ पड़ोसियों का जिक्र नहीं करेंगे। मैं कहूंगा, शुरू जवानी के सपनों के लिए अब भी वफादार है कोई। मैं अपने अकेलेपन में तुम्हारे अकेलेपन को ढूंढता हुआ आऊंगा। मैं अपने अकेलेपन में तुम्हारे अकेलेपन बढ़िया। को ढूंढता हुआ आऊंगा। हवा बहुत तेज होगी, हमारे कांपते हुए हाथ एक दूसरे के क्षत विक्षत चेहरों को टटोलेंगे। फिर एक हूक उठेगी पुराने दिनों की, फिर एक हूक उठेगी पुराने दिनों की। हम मूर्ख फरिश्ते, हम मूर्ख फरिश्तों की तरह होंगे, दुनिया की अच्छाई के बारे में यकीन करते हुए। हमें तब भी नहीं मालूम होगा कहाँ बोलना बंद कर देना चाहिए। ये जीवन एक मरीचिका है, मरीचिका। हम में से कोई एक कहेगा, हम फिर भी किसी और जीवन की तलाश में होंगे, एकदम थके हुए, भाग्य से रीते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अचानक खत्म हो जाती है कविता, कुछ अटपटा तो नहीं लगता ना मैडम आपको? नहीं, अचानक ही अटपटा नहीं, जी। उसका जो मोमेंटम है, कविता के भाव बोध का जो संवेग है, उसी में सारे श्रोता भी बहते रहते हैं, मैं भी बहते रहती हूँ। इसीलिए मैंने, जब आप दूसरी कविता ढूंढ रहे हो, तो मैं उस विराम को पाटने की कोशिश नहीं कर रही हूँ हर बार, क्योंकि कविताएं जी आपकी जी। बहुत गहरी बहुत कोमल संवेदना की कविताएं हैं। तो हम भी, जब आप कविता निकालते हैं, तो हम भी डुबकी लगा लेते हैं उसके अर्थों में। जी जी जी। जी। अ, कुछ और सुनाने चाहता था। कविताएं असल में बिखरी पड़ी है यहाँ वहाँ, तो मुझे ढूंढना होता है। हरिमोहन सर लिखते हैं कि विजय जी की कविताओं को सुनना एक उपलब्धि है। और धन्यवाद। सत्येंद्र प्रसाद लिखते हैं कि विजय जी को सुनना सौभाग्य की बात है। वो तो मेरा भी शुक्रिया कर रहे हैं इसको उपलब्ध कराने के लिए। जी। मैडम, मैंने एक कविता सुनाई थी, सबसे सुंदर लड़कियां, उसी भावभूमि की जी। दूसरी कविता है, ओह ये कमबख्त लड़कियां। ये मुंबई के जीवन की कविता है। जी। ओह ये कमबख्त लड़कियां। जी। 1 करोड़ की भीड़ में, 1 करोड़ की भीड़ में कुछ लड़कियां लोकल ट्रेन के पायदान पर एक हैंडल के सहारे लटक रही हैं। 1 करोड़ की भीड़ में कुछ लड़कियां लोकल ट्रेन के पायदान पर एक हैंडल के सहारे लटक रही हैं। छूट रहे प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग मूंगफली खाते हुए, छूट गए प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग मूंगफली खाते हुए, खाते हैं उन पर तरस। एक छोकरे ने सीटी बजाई, आंख मिलते ही किया अश्लील इशारा। एक अधेड़ को उड़ते हुए दुपट्टे को देखकर एक पुराना फिल्म का गाना याद आया। एक भलमानस महिलाओं की पत्रिका के लिए लिखेगा एक फीचर। एक अभूतपूर्व लंबा शीर्षक होगा उस लेख का, परिस्थितियां छीन रही हैं स्त्रियों से कुछ उनके परंपरागत गुण। ये लड़कियां किसी भी क्षण गिर सकती हैं चलती ट्रेन से। ये लड़कियां किसी भी क्षण गिर सकती हैं चलती ट्रेन से, लेकिन उनके चेहरों पर रह रहकर आते हुए केश तब तक उन्हें रूमानी बनाए रखेंगे। हवाओं के बावजूद उनके चेहरों पर पसीनों की भली सी लगती हुई बूंदें, ओह गिरेंगी ये लड़कियां चीखते हुए अचानक। ओह गिरेंगी ये लड़कियां चीखते हुए अचानक। उनके बटुओं, रुमाल, टिफिन बॉक्स, चश्मों और सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी से लिए उपन्यासों पर खून की लकीरें फैल जाएंगी, एक फिल्मी दृश्य की तरह। उनके क्षत विक्षत चेहरों पर झुके हुए कुछ लोग दर्द में डूब जाएंगे। अरे ये कमबख्त लड़कियां क्या आ नहीं सकती थी अगली ट्रेन से, कहेगा कोई एक भलमानस। एक कविता है मैडम, बहुत बढ़िया। निम्मों की मौत पर। जी।
वो भीगी हुई चिड़िया की तरह फुरफुराती थी, वो भीगी हुई चिड़िया की तरह फुरफुराती थी। हम जानते थे अंधेरे कोने में दुबक एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वो चोरों की तरह खाती रही कई बरस। सालों साल चिट्ठी नहीं लिखी उसने अम्मा को, सालों साल चिट्ठी नहीं लिखी उसने अम्मा को। टेलीफोन के पास उसका फटकना निषिद्ध था। हमें मालूम था लानतों, गाली, लात और भूसों के बाद लेटी हुई ठंडे फर्श पर गए रात जब उसकी आंखें मूंदती थीं, एक कंपन पूरी धरती पर पसर जाता था। उसकी थमी हुई हिचकियां उसके पीहर तक चली आती थी हर रोज। उसकी थमी हुई हिचकियां उसके पीहर तक चली आती थी हर रोज। एक अनुपस्थित घाव उसके शरीर के भीतर कहीं रहा होगा, एक अनुपस्थित घाव उसके शरीर के भीतर कहीं रहा होगा, और शायद कुछ अनकही प्रार्थनाएं नींद में। ये शरीर जो 30 बरस से था इस दुनिया में, ये शरीर जो 30 बरस से था इस दुनिया में, और 30 बरस उसे और रहना था यहाँ, पर एक दिन रेत की दीवार की तरह गिरी वो सहसा, पर एक दिन रेत की दीवार की तरह गिरी वो सहसा। उसके चले जाने में कोई रहस्य नहीं था। बहुत बहुत मार्मिक है। जिनको जिनको निम्मों की मौत में कोई रहस्य नजर नहीं आता, उनसे कविता सुनना और उतने लोग सुन रहे हैं उनको एक साथ, तो इससे सार्थक मोमेंट तो कोई हो ही नहीं सकता था। जी। एक कविता है मैडम, सांध्य राग। ये किसी जी। संगीत के उदास संगीत राग की तरह मुझे लगती रही है। तुम तेज तेज क्यों चलती हो, तुम तेज तेज क्यों चलती हो, झुकी हुई गर्दन, कमान की तरह ये पीठ, और तुम्हारे नथुनों में ये लंबे निश्वास। किसी भी बात पर तुम्हारा यूं अचानक ठिठक जाना, ये सवाल इतने मुश्किल नहीं है कि तुम ढूंढते हुए एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य एक अरण्य में भटक जाओ। तुम्हारा यूं अचानक ठिठक जाना, ये सवाल इतने मुश्किल नहीं है कि तुम ढूंढते हुए एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य एक अरण्य में भटक जाओ। और फिर एक खिसियानी सी मुस्कुराहट। तुमने सोचा शायद इस तरह संतुलन सधता है, तुमने सोचा कि शायद इस तरह संतुलन सधता है, और यह आसान है। लेकिन वो जो दिन भर तुम अनदेखा करती हो, तुम्हारी आंखों की कोरों में कहीं अटका रहता है, जैसे कि ये आंखें विगत दृश्यों का, जैसे कि ये आंखें बीते हुए दृश्यों का एक संग्रहालय है। परिवार के इस फोटोग्राफ में तुम्हारा चेहरा, जैसे तुम हवाओं को सब कुछ बहा ले जाने देती हो। परिवार के इस फोटोग्राफ में तुम्हारा चेहरा, जैसे कि तुम हवाओं को सब कुछ बहा ले जाने देती हो, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ एक टहनी तुम पर झुकी हुई, उसकी छाया तुम्हारे चेहरे पर, और वे पत्तियां भी जो चित्र में दिखाई नहीं पड़ती, वे तुम्हारे आसपास सरसरा रही हैं। आसमान एक फटा हुआ कपड़ा था, तुमने सीना चाहा, और फिर ये काम भी अधूरा रह गया। एक जकड़बंदी, एक घेरा, एक चौखटा तुम्हारे जीवन में, एक जकड़बंदी, एक घेरा, एक चौखटा तुम्हारे जीवन में, जैसे हर किसी के जीवन में। पर तुम सबके साथ होकर भी लापता हो, पर तुम सबके साथ होकर भी लापता हो। हम सब तुम्हें ढूंढने निकले हैं, हम सब तुम्हें ढूंढने निकलते हैं, जहां खाड़ी के सारे पुल अंधकार में छिप गए हैं और पानी ज्यादा गहराता है। हम सब थक कर यहीं लौट आते हैं। मेरी प्यारी सी चिड़िया, मेरी प्यारी सी चिड़िया, तुम अब यहाँ नहीं हो। खिड़की के पर्दे हटा देने पर आती है ये एक रोशनी, मगर ये क्षितिज से नहीं आती। एक काई है हर एक को ढकती हुई, स्मृतियों को भी। एक मैला सा कागज है धूल से हटा हुआ, मैं उस पर तुम्हारा नाम लिखना चाहता हूँ। एक मैला सा कागज है धूल से हटा हुआ, मैं उस पर तुम्हारा नाम लिखना चाहता हूँ, और देखता हूँ कलम में रोशनाई नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मैडम एक कविता मैं अंत में एक कविता सुना के खत्म करूं अपनी कविताओं के इस क्रम को। जी, आपको देखना है वो हमें और दर्शकों को तो बहुत आनंद आ रहा है सुनने में, पर वो आपको देखना है कि आपकी क्या स्थिति है। हम तो सुनना ही चाहेंगे। जी मैडम, मैं देखता हूँ कुछ और। जी एक कविता है, इसी रूटीन जीवन की कविता है, स्त्री के जी प्रतिदिन। उसे नहीं मालूम उसके भीतर की दुनिया में अभी भी क्या था। उसे नहीं मालूम उसके भीतर की दुनिया में अभी अभी क्या था। वो सहसा नींद से हड़बड़ाकर उठी है। बाहर की दुनिया में एक अलार्म की घड़ी है। उसे नहीं मालूम उसके भीतर की दुनिया में अभी अभी क्या था, पर वो सहसा नींद से हड़बड़ाकर उठी है। बाहर की दुनिया में एक अलार्म की घड़ी है। भीतर की दुनिया में अभी अभी वो किस इलाके में थी, कौन सी नदी की कलकल सुन रही थी, कहाँ हो आई थी वो। बाहर अब एक गैस का स्टोव है, उस पर चढ़ी हुई चाय की पतीली है। अनमनी सी वो कुनमुने बच्चों को जगाती है। अपने एकांत से बाहर वो एक अधेड़ शरीर की बाहें हिलाती है। ये शरीर करवट बदलकर दोबारा सो जाता है। उसे जागना है, उसे जागना है। बाहर ये कौन मचाता रहा शोर। उसे जागना है, उसे जागना है। बाहर ये कौन मचाता रहा शोर। कौन दरवाजे पर सांकल बजाता रहा लगातार। भीतर अभी अभी क्या था वहां। शायद एक अस्फुट सी हंसी, शायद अपरिचित आवाजों का विस्मय, शायद दो छोटे छोटे हाथ, शायद अंधेरे में छुपी हुई कोई गुल्लक, शायद कुछ बचा कर रखा गया सुख, शायद थोड़ी सी बेफिक्री, शायद एक अंतहीन आकाश जिसमें अभी अभी कितने सितारे गिने थे उसने। उसने उसने या किसी और ने, ठीक ठीक याद नहीं। भोर की इस मीठी सी नींद में कैसा था वो गुंजारित स्वर। कौन थिरक रहा था, कभी दूर कभी बहुत पास। किसका था वो कांपता हुआ स्पर्श। रुई के फाहों की तरह के शब्द, बचपन की अंधेरी नसेनी, अचानक थोड़ी सी बौछार, पीछे से माँ की गुम होती हुई पुकार, एक जबरन रोक कर रखी गई रुलाई। बेसुध जाने कहाँ कहाँ हो आई वो। बेसुध जाने कहाँ कहाँ वो आई थी वो अपनी नींद में। अब बाहर एक नल है, नल से बाल्टी में पानी के गिरने की आवाज है। दरवाजे पर घंटी है। बाहर की दुनिया में एक अखबार है, एक पाव रोटी है फफूंद से भरी हुई। वो बार बार भीतर की दुनिया में लौटना चाहती है। वो बार बार फिर से भीतर की दुनिया में लौटना चाहती है, पर जानती ही नहीं कहाँ है भीतर की दुनिया। वो कुछ भी नहीं जानती। अलसाई सी वो अपनी ही स्मृतियों की एक छाया की तरह से उठती है, एक फीके से अवसाद में घिरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कविता थी मैडम, वो मुझे मिल नहीं रही है। पिटी हुई स्त्री को लेकर एक कविता लिखी थी, जो डोमेस्टिक वायलेंस पर वो कविता थी। वो जी कविता मैं मुझे अभी मिल नहीं रही है। बहरहाल मैं देखता हूँ, अगर मिल जाती है तो ठीक है, वरना हाँ, हम इंतजार करते हैं। तब तक मैं कुछ कमेंट आपको बताती हूँ। साधना मोहन जी लिख रही हैं कि रश्मि तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं कम होगा, बहुत कविताओं की तारीफ कर चुके हैं सारे। विजय जी लिख रहे हैं, अनूप सेठी जी लिख रहे हैं, दम साध कर सुननी होती हैं आपकी कविताएं। और आंखें बीती यादों का संग्रहालय, ये साधना मोहन जी, भास्कर चौधरी, सत्येंद्र प्रसाद जी, सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। तो जी इतना धन्यवाद तो मैंने जिंदगी में कभी सुना नहीं है जितना मुझे सिर्फ इस बात के लिए मिल रहा है कि उनकी शाम में हमने विजय कुमार जी की कविताएं सुनने का अवसर लिख दिया। जी चलिए मैडम, मुझे मिल गई वो कविता, मैं सुनाता हूँ। मैं ढूंढ जी, रहा था, बहुत। मैं लेकिन खुद भी पहले उससे पहले एक दूसरी कविता, थोड़ी सी जी जी युवावस्था के दिनों की जी कविता है। फिर मैं अंत एक थोड़ी सी एक गमगीन कविता से करूंगा, लेकिन जी पहले थोड़ी सी एक स्त्री के रोमान को लेकर युवावस्था की कविता है। बरसात। जी बरसात में धुलता है एक आसमान, तमाम जी तमाम तने हुए छातों के बीच चिल्लपों में
एक लड़की ने ढूंढ ही लिया है रास्ता। बरसात में धुलता है एक आसमान, तमाम तमाम तने हुए छातों के बीच चिल्लपों में एक लड़की ने ढूंढ ही लिया है रास्ता। लोगों के असंख्य उठते हुए पैरों के बीच छूटी हुई जगहें हैं, और लड़की यहाँ तक चली आई है चौकस। मैंने बहुत पहले देखा था उसे बरसात में, मैंने बहुत पहले देखा था उसे बरसात में। तब उसके हाथों में फूलों का एक गुच्छा था भीगा हुआ, और 6-10 की फास्ट लोकल में धड़धड़ाते हुए पहियों के ऊपर वो रचती रही थी अपने लिए एक सहमी सी दुनिया। 6-10 की फास्ट लोकल में धड़धड़ाते हुए पहियों के ऊपर वो रचती रही थी अपने लिए एक सहमी सी दुनिया। उसका प्यार उसकी फुर्सत में उसके बालों से टप टप टपकता था, अपनी थकी हुई सांसों से। तब उसने देखकर भी नहीं देखा था सबको, अपनी थकी हुई सांसों से उसने देखकर भी नहीं देखा था सबको। वो सबके साथ थी अपने सहने की भरी पूरी ताकत के साथ। वो सबके साथ थी अपने सहने की भरी पूरी ताकत के साथ। बरसात में वो अब फिर से है वहां, बरसात में वो अब फिर से है वहां, निर्वसना और सुरक्षित। बरसात में अब वो फिर से है वहां, निर्वसना और सुरक्षित। मैं उसे प्यार करना चाहता हूँ फिर से, मैं उसे प्यार करना चाहता हूँ फिर से, पर उसके वे फूल कहाँ हैं? मैंने नहीं देखा उन्हें, किसी ने भी नहीं देखा उन्हें। बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। और मैं मैडम ये कविता डोमेस्टिक वायलेंस जी, पर है। पिटी हुई औरत। जी। पूस के महीने में रूह को कपकपा देने वाली ठंडक में, पूस के महीने में रूह को कपकपा देने वाली ठंडक में, जब ढेर सारे बिल्ली के बच्चे पुआल में दुबके रहते हैं, रात को शराबी पति से मार खाकर सोई औरत सुबह सुबह उठ जाती है बेआवाज। पूस के महीने में रूह को कपकपा देने वाली ठंडक में, जब ढेर सारे बिल्ली के बच्चे पुआल में दुबके रहते हैं, रात को शराबी पति से मार खाकर सोई औरत सुबह सुबह उठ जाती है बेआवाज। रात भर का अपमान जो सुबकियों में शरीर भर को झूले की तरह हिला रहा था, सुबह सिर्फ एक ठहरी हुई कराह है। सुबह सिर्फ एक ठहरी हुई कराह है दालान के उस तरफ रसोई में। 6 बच्चों की गठरी के बीच से उठी हुई औरत, 6 बच्चों की गठरी के बीच से उठी हुई औरत भूख से भूख के बीच फैली हुई एक पत्थर चुप्पी है। 6 बच्चों की गठरी के बीच से उठी हुई एक औरत भूख से भूख के बीच फैली हुई एक पत्थर चुप्पी है, जो इस वक्त अपने दिन भर के अपराधों के लिए तैयार हो रही है। पूस के महीने में मौसम को और किसी तरह से नहीं जाना जा सकता। पूस के महीने में मौसम को किसी और तरह से नहीं जाना जा सकता। वो हड्डियों तक उतर आई सूजन और एक खुश्क गला है। तमाम तमाम गुरु गंभीर कवियों की कविताओं और बेंद्रे के 3000 चित्रों के बावजूद पिटी हुई औरत अंगीठी की रोशनी में अपने दहकते हुए चेहरे की रंगत से बेखबर है। तमाम तमाम गुरु गंभीर कवियों की कविताओं और बेंद्रे के 3000 चित्रों के बावजूद पिटी हुई औरत अंगीठी की रोशनी में अपने दहकते हुए चेहरे की रंगत से बेखबर है। यूं दिन का उजाला जट्टारी की उस धुंधलका भरी घर की ड्योढ़ी तक भी आएगा। यूं दिन का उजाला जट्टारी के उस धुंधलका भरे घर की ड्योढ़ी तक भी आएगा, और आदतों के बाहर जो एक बोझ है अनकहा, जो नींद के बीच भी एक वृक्ष की तरह से उगता है, एक पत्ती सा बाहर की जोरदार हवाओं में दिनचर्या में झड़ जाएगा। कितना खूंट है उस औरत का कलेजा, कितना खूंट है उस औरत का कलेजा, कितना पहाड़ उसका दुख कोई नहीं जानता। कितना खूंट है उस औरत का कलेजा, कितना पहाड़ उसका दुख कोई नहीं जानता। अगली बार भी दिल्ली से 20 मील दूर जट्टारी के उस घर की ड्योढ़ी से जब भी कोई पूस के महीने में किसी अलस सुबह गुजरेगा, एक चुपचाप औरत के अपराधों की गंध होगी वहां हवा में। धन्यवाद मैडम।
आपने इन कविताओं को सुना, इतने धीरज के साथ सुना। मशहूर कवित्री सिम्बोर्स्का कहती हैं कि अपनी चीज़ों को छोटे छोटे डोज में ही परोसना चाहिए, वरना ओवरडोज हो जाएगा और आपकी मीडियोक्रिटी के भी खुलने का खतरा रहता है। तो मैं सिम्बोर्स्का की उस सलाह को मानते हुए कुछ कविताओं के बाद ये समापन करता हूँ और आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आपने इन कविताओं को सुनने के लिए धैर्य दिखाया। बहुत अच्छा लगा। और मैडम, मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि पुरुषों द्वारा जो स्त्रियों पर लिखी गई कविताएं हैं उनका एक संचयन कीजिए, क्योंकि वो एक नई चीज़ होगी। स्त्रियों की स्त्रियों पर कविताएं बहुत हैं, लेकिन जब एक आर्टिस्ट के रूप में, एक कलाकार के रूप में जब पुरुष स्त्री की ओर आता है तो वो कितनी सारी अपने खांचों से, अपनी बनी बनाई धारणाओं से, कितने सारे अपने बंधनों से बाहर आता है उस जमीन पर जहाँ बहुत सारी आवाजें, बहुत सारे संकेत, छायाएं, गतिशीलताएं जो दिखती हैं और बहुत कुछ अदृश्य रह जाता है। तो ये जो अपनी जगह को देखना है, जो पुरुष सत्ता के अहंकार के बाहर है, जो वर्चस्व की जमीन के बाहर है, जहाँ वो पुरुष भी उतना ही वल्नरेबल है रचना के उन क्षणों में जितनी की कोई स्त्री होती है। ये इस तरह से अगर आप इन चीज़ों को देखेंगी तो ये मुझे लगता है कि हिंदी में ये एक नई जमीन होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार जी, एक निवेदन करना चाहते थे आपसे, अगर अनुमति दें तो। जी एक तो जी, बताइए। सुधा अरोड़ा जी और बहुत सारे लोग तो लिख ही रहे हैं कि दिल अभी नहीं भरा, ओवरडोज नहीं हुआ, ओवरडोज कभी नहीं हो सकता। तो एक निवेदन मेरा ये है कि मैं जो थोड़ी सी रवायत होती है सबका धन्यवाद करने का, वो मैं अभी कर लूं, वो भी बहुत कम शब्दों में, और हम आपकी जी एक कविता के साथ कार्यक्रम का समापन करें, ताकि दर्शकों की चेतना में, श्रोताओं की चेतना में, सारे साहित्य साधक ही बहुत संवेदनशील मना ही सारे जुटे हुए हैं। तो मैं आपकी जी आवाज और उनकी चेतना के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। तो मैं आधा मिनट में इसका समापन कर लूं और उसके बाद आपकी एक कविता के साथ हम रुखसत हों तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है मैडम, मैं सुना दूंगा। एक चलते, मैं समापन में अगर एक प्रेम कविता सुनाऊं तो चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। तो आपका बहुत ही अधिक आभार। मैं क्या कहूँ, सबने इतना ज्यादा लिखा हुआ है कि कितना उनको वो आ रहा है इस समय आनंद। प्रश्नोत्तर सेशन नहीं होगा, नरेश गोस्वामी जी बोल रहे हैं। प्रश्नोत्तर की तो यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपका प्रश्न मैं इन तक पहुंचा देती हूँ कि ये पूछे जी गए थे जी कि नरेश गोस्वामी जी, आपने यही पूछा था ना कि इतने ब्यौरे आप कैसे कविता में ले आते हैं, इतने सजीव ब्यौरे आपकी कविताओं में मिलते हैं, वो कैसे मिल जाते हैं, ये इन्होंने पहले कहीं पूछा था। तो अगर नहीं, कुछ कहना चाहें। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। जीवन है, चारों तरफ बिखरा हुआ है, तमाम जी तमाम छवियों और झांकियों में ये जीवन हमें मिलता है। बस उसे जी देखना होता है। और क्या मतलब, सारी चीजें तो सामने ही है। ये जरूर है कि मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, शुरू से ही मेरी रुचि ऐसी रही कि मैं बहुत अमूर्तन के पक्ष में नहीं हूँ। जैसे जी। कविता में बहुत से लोग अमूर्तन की ओर जाते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जो विजुअल्स हैं, जो दृश्यों की एक पूरी एक गतिविधियां हैं, बहुत सारे दृश्य जो कई बार एक दूसरे के विपरीत भी लगते हैं, तो उनकी कोई एक अंतर्लय होती है। और किसी क्षण जब आप उस अंतर्लय को पकड़ लेते हैं तो वो कविता बन जाती है। मैं ये चाहता था कि जैसे एक काम थोड़ा सा आसान होता है जब आप बहुत सारे दृश्यों से कविताओं को बुन रहे होते हैं और दृश्यों में रहकर बात कह रहे होते हैं, तो सुनने वाले का भी एक मन उन दृश्यों से जुड़ता है, एकाकार होता है। और वो सिर्फ विचार की कविता नहीं होती, वो एक बिंब की कविता भी होती है। बिंब की कविता मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करती रही है। विचार भी अगर एक बिंब के माध्यम से आता है। और होता ये है कि मैं कविता का थोड़ा सा आलोचक हूँ तो जरा एकेडमिक बातों में ज़्यादा चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे जो दृश्य होते हैं उनकी सबसे बड़ी
खूबी ये होती है कि उनमें संकेत होते हैं, जो जी अर्थ जो वो अंतिम नहीं होते। उन दृश्यों से भावक के मन में, रसिक के मन में भी एक अपनी अंतर्लय शुरू होती है और उनको वो पकड़ता है, उनको देखना चाहता है। वही शायद उन बिंबों की, मुझे निजी तौर पे अपने स्वभाव के अनुकूल मुझे बिंबों की कविताएं ज़्यादा पसंद आती हैं। जी, उन्होंने लिखा है कि आपकी कविताओं में खास तरह का प्रिसिजन रहता है, देखना अलग तरह का है। तो मैं जिस अंतर्लय की उन्होंने बात की, वही शायद एक अंतर्लय है जो आपके जो विजय कुमार जी और श्रोताओं के बीच में और हम सब के बीच में जुड़ रही है। तो इसी अंतर्लय के लय के कनेक्टेड रहने में ही मैं चली जाना चाहती हूँ। तो विजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने, बुखार भी था इनको, थोड़ा सा हरारत सी थी, फिर भी इन्होंने समय दिया और बहुत उदारता पूर्वक दिया। और कविताओं पे तो मैं निशब्दों में कुछ भी नहीं कह सकती कि इतनी संवेदना से भरी हुई, इतनी ऐसी कविताएं कि आपने सुनाई यहाँ पे प्रत्यक्ष आके, और कुछ कानों ने ऐसे सुनी जैसे कि सोखते पे स्याही गिरती है एकदम कोशिकाओं से अपनी। तो ये जो मैसेज, मैं शायद ये काम 2-3 साल में भी नहीं कर पाती, ये कार्यक्रम चला के जो आपके 1 घंटे आने से वो काम हो गया, जो हमें करे जाना बहुत जरूरी लगता है अगर नियमों को बचना है। तो मैं आभार के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं सभी आप सबका भी आभार व्यक्त करती हूँ, विजय कुमार जी का भी विदुष बैटन की तरफ से आपका नमस्ते। हम विजय कुमार जी की इस कविता के साथ ही विदा लेंगे आपसे। जी आभार में छोटी सी कविता सुनना है ये जाते जाते? बड़ी अगर एक ही है नहीं, तो बड़ी, छोटी सुना देता हूँ मैं। या फिर टूटे छोटी हुए 2-4। टूटे हुए आईने में कुछ शब्द, टूटे हुए आईने में कुछ शब्द, ये उन घरों की बात है जो कुछ छिपाते नहीं थे दूसरों से। ये उन घरों की बात है जो कुछ छिपाते नहीं थे दूसरों से। एक उदासी घूरती रहती थी आगंतुकों को। फिर धीरे धीरे यहाँ कदमों की आहटें आनी बंद हो गईं। सब जानते थे घातक बीमारियां पसर कर बैठी थी यहाँ। अशुभ का इंतजार किया जाता था और लड़कियों को शर्म थी अपने होने की। वे चुप चुप जवान हुई, फिर बिना बताए चली गईं एक दिन। और लड़कियों को शर्म थी अपने होने की, वे चुप चुप जवान हुई, फिर बिना बताए चली गईं एक दिन। इन घरों में बेटों को रोजगार नहीं मिला। एक दिन उनके नाम थे पुलिस रजिस्टरों में। बूढ़े यहाँ अंतिम दिनों में अखबारों से अपना समय काटते रहे। वृद्धाएं कुछ सोचते हुए एक स्थिर चित्र बन गई। वृद्धाएं कुछ सोचते हुए एक स्थिर चित्र बन गई। बहुत दिनों बाद खिड़कियां खोली गईं तो दिन की तेज रोशनी घुस आई भीतर। रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। ये उन घरों की बात है।